देखिए, ये आप लोग जो मुझसे करवा रहे हैं इसमें बहुत रिस्क है। अगर इसके बारे में बात बाहर चली गई तो फिर मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। डॉक्टर अस्थाना ने बेहद परेशान होते हुए कहा, काम में रिस्क है तभी तो आपको इतने पैसे दे रहे हैं अस्थाना जी, वरना बच्चों की डिलीवरी करने में कितने ही पैसे मिलते हैं आपको। वसुंधरा ने अस्थाना का मजाक बनाते हुए कहा, लेकिन अगर आरव को पता चल गया तो? उसे कुछ पता नहीं चलेगा, बस जैसा मैं कह रही हूँ आप वैसे ही करते जाइए। अभी वसुंधरा ने अपनी बात खत्म ही की थी कि डॉक्टर अस्थाना के चेम्बर का दरवाजा खुल गया। वसुंधरा और डॉक्टर अस्थाना दोनों ही चौंक कर उस तरफ देखने लगे। वहाँ रागिनी खड़ी थी। वहाँ पर रागिनी को देखकर वसुंधरा के चेहरे का रंग उड़ गया। डॉक्टर अस्थाना के माथे पर भी पसीना आने लगा। रागिनी ने डॉक्टर अस्थाना की ओर देखते हुए कहा, डॉक्टर, अनन्या की उंगली में हरकत हुई है, शायद उसे होश आ रहा है, प्लीज आप जल्दी चलिए। क्या? ये सुनकर डॉक्टर अस्थाना चौंक उठे। पहले तो उन्हें इस बात की खुशी हुई कि रागिनी ने उनकी और वसुंधरा की बातें नहीं सुनी, लेकिन फिर अगले ही पल अनन्या के होश में आने की खबर सुनते ही एक बार फिर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वसुंधरा का भी यही हाल था। उसने भी जब पहले रागिनी को देखा था तो एक बार के लिए वो काफी डर गई थी, लेकिन फिर अगले ही पल जब उसे ये कंफर्म हुआ कि रागिनी ने कुछ भी नहीं सुना है, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। डॉक्टर अस्थाना तेजी से अनन्या के वार्ड की तरफ दौड़ पड़े। उनके पीछे भागते हुए रागिनी और वसुंधरा भी वहां पहुंच गईं। वहां पहुंचकर डॉक्टर अस्थाना ने देखा तो पता चला वाकई में अनन्या के हाथों में हरकत हो रही थी। उसे होश आ रहा था। उन्होंने झट से अपने कोट की जेब में से एक इंजेक्शन निकाला और अनन्या की कमर में लगा दिया। क्या हुआ डॉक्टर? रागिनी ने बड़े ध्यान से डॉक्टर अस्थाना की ओर देखते हुए सवाल किया। कुछ नहीं, अभी उसको होश नहीं आया है। उसकी बॉडी में जो हलचल थी वो सिर्फ दवा का असर था। डॉक्टर अस्थाना ने जवाब दिया और फिर उन्होंने वसुंधरा की आंखों में देखते हुए अपना सिर हिला दिया। इसके बाद डॉक्टर अस्थाना और वसुंधरा वहां से बाहर चले गए, जबकि रागिनी अनन्या के बेड के ठीक बगल में पड़े स्टूल पर बैठ गई, ताकि अगर अनन्या को किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो वहां मौजूद रहे। अनन्या के बगल के स्टूल में बैठे बैठे रागिनी की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। वो अपना सिर बेड पर टिकाकर सो गई। रागिनी को नींद आए महज 10 मिनट ही हुए होंगे कि वहां पर आरव पहुंच गया। उसने जब रागिनी को अनन्या के बेड पर टिक कर सोते हुए देखा तो रागिनी के पास पहुंचकर उसने रागिनी के कंधे पर हाथ रख दिया। रागिनी, हाँ? रागिनी चौंक कर उठ गई। तुम जाओ, सोफे पे सो जाओ, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। आरव ने धीरे से कहा, आप वापस क्यों आ गए? आप तो घर गए थे ना आराम करने? रागिनी ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए सवाल किया। यूं ही मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं यहीं रहूंगा। आरव ने सकुचाते हुए जवाब दिया। तुम जाओ, वहां थोड़ी देर आराम कर लो, नींद आ रही है तुम्हें? जी नहीं, मैं ठीक हूँ, बस यूं ही हल्की नींद आ गई। अभी रागिनी अपनी बात पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाई थी कि उससे पहले आरव ने अचानक से उसके कंधों को मजबूती से पकड़ लिया। रागिनी ने उसकी ओर देखा तो आरव अपनी आंखें बंद करके खड़ा था। अनन्या ठीक तो है रागिनी? वो ठीक तो हो जाएगी ना? मैं उसे खोना नहीं चाहता रागिनी। आरव ने कांपती हुई आवाज में कहा। आरव का ये रूप देखकर रागिनी दंग हो उठी। हमेशा सख्त सा दिखने वाला आरव आज उसके सामने किसी छोटे बच्चे की तरह बिखरा हुआ नजर आ रहा था। आरव का ये रूप रागिनी के लिए बिल्कुल नया था। वो झट से उठ खड़ी हुई और उसकी बंद आंखों की ओर देखते हुए बोली, अनन्या बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, आप ऐसे परेशान मत हो। इतना कहते हुए रागिनी ने आरव के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। अब जाकर आरव ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। आरव को यूं उदास देखकर रागिनी घबरा उठी। क्या हुआ आपको? आप यूं? आरव ने झट
से रागिनी को अपने गले से लगा लिया। रागिनी आरव की इस हरकत से पहले तो थोड़ी असहज हो उठी, लेकिन फिर उसने भी आरव के गले में हाथ डालते हुए उसे खुद से चिपका लिया। कुछ पल तक आरव और रागिनी यूं ही एक दूसरे के आगोश में खोए रहे। इस दौरान आरव की आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। रागिनी ने आरव को आज तक कभी भी यूं रोते हुए नहीं देखा था। कुछ देर तक रागिनी के कंधे पर अपना सिर रखे रहने के बाद आरव लंबी सांस छोड़ता हुआ फिर से सीधा खड़ा हो गया। I'm sorry, वो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। कोई बात नहीं, आप ठीक तो हैं? रागिनी ने चिंतित भाव से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। आरव अपना सिर हिलाते हुए बोला। अच्छा, मैं बस रूम के बाहर ही बैठा हूँ, तुम यहाँ सोफे पे सो जाओ। इतना कहकर आरव वहां से तुरंत बाहर निकल गया। रागिनी चुपचाप आरव को वहां से जाते हुए देखती रह गई। हेलो सर, उठिए। अचानक से आरव के कान में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी और वो झट से उठकर बैठ गया। सुबह हो चुकी थी। आरव हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बने बेंच पर ही सो गया था और अब उसे हॉस्पिटल का वार्ड बॉय वहां से उठा रहा था। आरव चुपचाप उठा और सीधे अनन्या के वार्ड की तरफ चल पड़ा। वो जब वहां पहुंचा तो देखा कि वहां अनन्या के पास सारा बैठी हुई थी। भैया, आप कहाँ थे? आपका फोन भी नहीं रिसीव हो रहा। आरव को देखते ही सारा उसकी ओर परेशान होकर देखने लगी। आरव ने तुरंत अपने पॉकेट पर हाथ लगाया। ओह, मेरा फोन गाड़ी में है। आरव ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। अब रागिनी कहाँ है सारा? भाभी तो घर गई हैं। वो रात भर यही थी तो मैंने उन्हें थोड़ी देर आराम करने के लिए घर भेज दिया। तब तक अनन्या दी के साथ मैं रह लूंगी। आरव ने अपना सिर हिला दिया और फिर वो वहां से बाहर आ गया। हॉस्पिटल से रागिनी वापस घर पहुंच चुकी थी। अभी वो घर पहुंची ही थी कि सामने से योगिता आकर खड़ी हो गई। रागिनी ने एक नजर उसकी ओर देखा, फिर उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगी। रागिनी, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। योगिता ने उसे रोक लिया। हाँ, बोलो। रागिनी, जो मेरी सिचुएशन है, अगर तुम इस जगह पर होती तो क्या करती तुम? जी, मतलब मैं समझी नहीं। रागिनी ने योगिता की ओर असमंजस भरी नजरों से देखते हुए कहा। अगर आरव तुमसे प्यार करता और तुम्हारे पेट में उसका बच्चा होता, लेकिन आरव की मुझसे शादी हो गई होती तो तब तुम क्या करती? अपने होने वाले बच्चे को तुम अपने बाप के बारे में क्या बताती? योगिता ने बेहद सीरियस होते हुए सवाल किया। रागिनी अवाक होकर उसकी ओर देखने लगी। वाकई में उसके पास योगिता के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? योगिता ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन पता है रागिनी, मैं उस सिचुएशन में क्या करती? मैं आरव के हाथ में तुम्हारा हाथ पकड़ाकर उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाती। मैं कभी तुम्हारे प्यार को तुमसे नहीं छीनती। योगिता की इस बात ने रागिनी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो अपनी आंखें बड़ी करके बड़े ध्यान से योगिता को देखे जा रही थी। मुझे पता है रागिनी कि आरव सिर्फ मुझसे प्यार करता है और मैं उससे। और आज अगर उसने तुमसे मजबूरी में शादी ना की होती तो फिर आरव मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। इस बार योगिता ने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा और फिर उसने रागिनी से अगला सवाल किया। क्या तुम आरव से प्यार करती हो या आरव तुमसे प्यार करता है? पता नहीं, रागिनी ने जवाब दिया और फिर वो तुरंत वहां से चल पड़ी। लेकिन योगिता ने उसके चेहरे को देखकर ये भांप लिया था कि उसकी बातों ने रागिनी के ऊपर गहरा असर डाला है। वो मन ही मन ये सोचकर खुश भी हो रही थी कि रागिनी अब इस बारे में जरूर कुछ न कुछ करेगी। योगिता का सोचना सही भी था, क्योंकि उसकी बातों ने रागिनी को वाकई में झकझोर कर रख दिया था। वो किसी भी हालत में किसी के प्यार के रिश्ते में रुकावट नहीं बनना चाहती थी। रागिनी ने अब फैसला कर लिया था कि वो आरव से इस बारे में बात करेगी और उसे योगिता से शादी करने के लिए कहेगी।
उधर विकी अब सूरज बघेल से मिलने के लिए मुंबई के सेंट्रल जेल पहुंच गया था। आरव ने सूरज के ऊपर दीक्षित की बेटी के किडनैप का चार्ज लगवाकर उसे अंदर करवा दिया था। अभी कोर्ट में उसके केस की ट्रायल चल रही थी और सूरज जेल की रोटी तोड़ रहा था। फिक्र न करो भाऊ, मैं थारे को यहाँ से बहुत जल्दी निकाल लूंगा, विकी ने सूरज की ओर देखते हुए कहा। सूरज अपने दांत पीसते हुए बेहद गुस्से में बोल उठा। फिक्र मुझे नहीं, अब तो फिक्र उस औरत को करनी होगी। छोड़ूंगा नहीं उसे, सब कुछ छीन लूंगा उसका। भाई मैंने वकील से बात कर ली है, बहुत जल्द थारी जमानत हो जाएगी, बस थोड़ा समय और है। जो करना है जल्दी करो, इस बार तो बच गया तेरा भाई, लेकिन अगली बार बचने का कोई मौका ही नहीं दूंगा। ना ना भाइयो, भाई ना हो वो मारो, दुश्मन हो दुश्मन। विकी ने भी सूरज के सुर से सुर मिलाते हुए जवाब दिया। अच्छा मैं चलता हूँ भाई, बहुत जल्दी आऊंगा और इस बार थारे को साथ ले जाऊंगा। इधर आरव हॉस्पिटल से सीधे ऑफिस के लिए निकल चुका था। हॉस्पिटल में सिर्फ सारा और वसुंधरा ही रुकी थी। डॉक्टर अस्थाना ने फिर से अनन्या को इंजेक्शन का डोज देकर कोमा में डाल दिया था। वसुंधरा को अकेले में ले जाकर डॉक्टर अस्थाना उसे समझाते हुए बोली, देखिए वसुंधरा जी, अनन्या को यहाँ हॉस्पिटल में लंबे समय तक रखना सेफ नहीं है। यहाँ हमेशा आसपास नर्स और डॉक्टर्स चक्कर लगाते रहते हैं। अगर किसी ने मुझे ये इंजेक्शन उसे देते हुए नोटिस कर लिया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप इसे घर ले जाइए। मैं आपको इंजेक्शन के डोजेस दे दूंगा, आप बस टाइम टू टाइम इसे इंजेक्शन देते रहना। जब तक आप उसे इंजेक्शन के डोजेस देती रहेंगी तब तक वो कोमा से बाहर नहीं आएगी। वसुंधरा थोड़ी देर गंभीरता से सोचती रही, फिर उसने आरव को कॉल करके कहा, आरव, अनन्या को घर ले जाना होगा। वसुंधरा जल्दी कभी भी आरव के पास कॉल नहीं करती थी। ऐसे में आज अचानक से उसका कॉल देखकर आरव घबरा उठा। उसे लगा शायद कोई अनहोनी हो गई है, जिस वजह से वसुंधरा अनन्या को घर ले जाने के लिए कह रही है। क्यों, क्या हुआ उसे, घर क्यों ले जाना है? आरव ने फोन पर लगभग चिल्लाते हुए कहा। डॉक्टर अस्थाना कह रहे हैं कि अनन्या को अब हॉस्पिटल में रखने की जरूरत नहीं है। घर ले जाकर उसका अच्छे से ध्यान रखा जा सकता है और अभी पता भी नहीं है कि वो कोमा से बाहर कब आएगी, इसलिए उसको घर ले जाना ही ज्यादा ठीक होगा। अब जाकर आरव को सारी बात समझ में आई और उसने थोड़ी राहत की सांस ली। ठीक है, मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ। इतना कहते हुए आरव ने फोन रख दिया और फिर वो तुरंत ही ऑफिस से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। शाम के करीब 6 बजे सब लोग अनन्या को लेकर घर पहुंच गए। आरव और रागिनी अनन्या की व्हील चेयर को पकड़कर उसे उसके कमरे की तरफ लेकर बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें सामने से आरव के डैड अजय सिंह मेवाड़ आते हुए दिखाई दिए। अचानक से उन्हें देखकर आरव चौंक गया। रागिनी ने भी आज तक अजय सिंह मेवाड़ को यूं कमरे के बाहर टहलते हुए नहीं देखा था। पापा, आरव के मुंह से निकल पड़ा और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अजय सिंह मेवाड़ की नजर जब अपने ठीक सामने व्हील चेयर पर बेसुध सी पड़ी अनन्या पर पड़ी तो वो उसे एकटक देखता ही रह गया। आरव भी अपनी जगह पर रुककर बड़े ध्यान से उन्हें देखे जा रहा था। अचानक से अजय सिंह मेवाड़ चीख उठे। आरव और रागिनी समेत सभी लोग उन्हें यूं परेशान देखकर घबरा गए। देखते ही देखते अजय सिंह मेवाड़ तेजी से आगे बढ़ते हुए अनन्या की व्हील चेयर के करीब पहुंच गए। उन्हें ऐसा करते देख वसुंधरा वहां पर खड़े सर्वेंट्स की तरफ देखती हुई चिल्लाई, पकड़ो उन्हें। वसुंधरा का इशारा मिलते ही घर के 2 सर्वेंट्स तेजी से अजय सिंह मेवाड़ की ओर दौड़ पड़े, लेकिन तभी आरव ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रुकने का इशारा कर दिया और फिर वो वसुंधरा की ओर भी गुस्से से भरी नजरों से देखने लगा।
आरव को यूं गुस्से में देखकर वसुंधरा ने अपने कदम पीछे खींच लिए। अब तक अजय सिंह मेवाड़ अनन्या के बेहद करीब पहुंच चुके थे और देखते ही देखते वो अनन्या की गोद में अपना सिर टिकाकर जोर जोर से रोने लगे। तभी आरव झट से आगे बढ़कर उन्हें संभालने लगा। बड़ी मुश्किल से आरव ने उन्हें ऊपर उठाया और फिर अपने गले से लगा लिया। अब तक आरव की आंखें भी नम हो चुकी थी, लेकिन वो अपने आंसुओं को सबकी नजरों से चुरा रहा था। हालांकि रागिनी ने अब तक ये नोटिस कर लिया था कि आरव भी काफी भावुक होकर रोने लगा था। रागिनी बड़े ध्यान से आरव को देखने लगी। इस दौरान अचानक से आरव की नजर रागिनी से मिली और अब रागिनी थोड़ी सकुचा गई। आरव अपनी नजरें दूसरी ओर फेरते हुए खुद के आंसुओं को छुपाने की नाकाम सी कोशिश में लग गया। फिर बड़ी मुश्किल से आरव अपने पिता को संभालते हुए उन्हें उनके कमरे की तरफ लेकर चला गया, जबकि रागिनी और सारा मिलकर अनन्या को उसके कमरे में ले गए और उसे वहां पर लिटा दिया। अनन्या महज जिंदा लाश की तरह अपने बेड पर लेटी हुई थी। बीते 2 दिनों से रागिनी ने आरव को जितना समझा था उतना शायद वो शुरू से लेकर अब तक नहीं जान पाई थी। अभी तक तो रागिनी को यही लगता था कि आरव की लाइफ में प्यार, इमोशन और रिश्तों की कोई कद्र नहीं है। वो दुनिया में हर एक चीज को सिर्फ पैसे से तोल कर रख देता है। लेकिन अब रागिनी को समझ में आने लगा था कि शायद आरव जितना रिश्तों की कद्र करता था उतना कोई नहीं कर सकता। दरअसल वो ऊपर से जितना सख्त दिखता है, भीतर से वो उतना ही मासूम और उतना ही नर्म दिल इंसान है। आरव अब अपने और रागिनी के रिश्ते को सिर्फ पैसे और कॉन्ट्रैक्ट के रिश्ते से बढ़कर देखने लगा था। उन दोनों के रिश्ते में जमी बर्फ अब पिघलने लगी थी। रागिनी के लिए बेशक ये शादी एक नौकरी की तरह थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसे अपनी इस नौकरी से प्यार होने लगा था। रागिनी जानती थी कि उसके और आरव के रास्ते बिल्कुल अलग हैं और उन दोनों का एक साथ चलना नामुमकिन है। फिर भी बीते कुछ दिनों से उसके मन में एक आस उछने लगी थी, क्योंकि आरव अब उसके प्रति बदलने लगा था। आज सुबह जब से योगिता ने उससे अपने और आरव के रिश्ते की बात की थी, रागिनी के मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, कुछ भी हो जाए वो जानबूझकर 2 प्यार करने वालों के बीच में दीवार बनकर नहीं खड़ी होना चाहती थी। इसलिए अब रागिनी ने फैसला कर लिया था कि वो बहुत जल्द आरव की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। क्या सोच रही हो तुम? किस दुनिया में खोई हो? अचानक से रागिनी के कानों में आरव की कड़क आवाज सुनाई दी। रागिनी अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई। आरव उसके ठीक सामने खड़ा था। हाँ, कुछ नहीं, रागिनी ने सकपकाते हुए जवाब दिया। अच्छा, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कुछ पल तक शांत रहने के बाद रागिनी अचानक से बोली। हाँ बोलो, क्या बात है? आरव ने रागिनी की ओर मुड़कर देखते हुए पूछा। जी, आप योगिता जी से शादी क्यों नहीं कर लेते? ये बात आरव के सामने रखते हुए रागिनी के मन में दुख का जो पहाड़ टूट रहा था उसकी भनक किसी को नहीं थी। क्या तुमसे योगिता ने कुछ कहा क्या? आरव ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए सवाल किया। जी, कहा उन्होंने ये कहा कि वो आपसे बहुत प्यार करती है और आप भी उनसे प्यार करते हैं, तो फिर आप उनसे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, आरव ने 2 टूक जवाब दिया। तो फिर आपका बच्चा उनके पेट में कैसे पल रहा है? रागिनी ने तपाक से सवाल किया और इस बार आरव निःशब्द हो गया। उसके पास रागिनी के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। देखिए आरव जी, जो सच्चाई है वो ये है कि आप योगिता जी से प्यार करते हैं और योगिता जी भी आपसे बहुत प्यार करती हैं। वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। भला इससे बड़ी प्यार की निशानी क्या हो सकती है? और वैसे भी हमारी शादी तो महज एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही थी ना, तो फिर आप मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? आप योगिता जी से शादी कर लीजिए। मैं नहीं चाहती कि मैं आप दोनों के रिश्ते के बीच की दीवार बनकर रह जाऊं।
रागिनी ने नजरें झुकाए हुए एक सांस में इतनी सारी बातें कह डाली। रागिनी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं उससे प्यार नहीं करता। आरव ने अपनी तरफ से रागिनी को समझाने की कोशिश की। तो फिर क्या योगिता जी के पेट में पल रहा बच्चा झूठ है? क्या आप योगिता जी को ऐसे धोखा देंगे? अब आपको योगिता जी से प्यार है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम आप एक बच्चे के बाप का फर्ज तो जरूर निभाइए आरव जी। नहीं, मैं योगिता को धोखा नहीं देना चाहता। आरव ने परेशान होते हुए कुछ पल शांत रहने के बाद बोला, ठीक है, मैं इस बारे में सोचता हूँ। आरव वाकई में अपने और योगिता के रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूज था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस कंडीशन में क्या करे। अगले दिन शाम को जब आरव ऑफिस से लौटा तब उसके पास गांव से रतन सिंह का फोन आया। हाँ रतन सिंह जी, बोलिए। आरव ने फोन उठाते ही कहा, खम्मागड़ी बड़े साहब, आपको एक खुशखबरी देनी थी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी रतन सिंह जी? आरव ने कंफ्यूज होते हुए सवाल किया। राजा साहब का ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर के अनुसार अब राजा साहब को कोई तकलीफ ना है, वो बिल्कुल ठीक से है। क्या बात कर रहे हैं रतन सिंह जी? दादाजी अब बिल्कुल ठीक हैं? आरव ने खुशी से उछलते हुए कहा, जी बड़े साहब, डॉक्टर ने राजा साहब का ऑपरेशन करके उनका ट्यूमर बाहर निकाल दिया है। अब वो खड़ा स्वस्थ हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अब बस उनके खाने पीने का ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ ठीक है। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलिए, मुबारक हो आपको, आपके राजा साहब बिल्कुल फिट हैं। आरव ने खुशी से जवाब दिया। आपको भी बहुत बहुत बधाई बड़े साहब। रतन सिंह के फोन रखते ही रागिनी ने आरव की ओर देखते हुए सवाल किया, क्या हुआ? रतन सिंह का फोन था। वो कह रहे थे कि दादाजी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा। अभी रागिनी और आरव आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके कानों में वसुंधरा की आवाज सुनाई दी। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। ये आवाज सुनकर रागिनी और आरव एक दूसरे की ओर हैरत भरी निगाहों से देखने लगे और फिर वो दोनों तुरंत ही अपने कमरे से निकलकर बाहर की तरफ दौड़े। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि योगिता अपना बैग लेकर घर से जाने के लिए तैयार खड़ी थी, जबकि वसुंधरा उसे रोकने में लगी हुई थी। नहीं आंटी जी, अब मेरा इस घर में रहना ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को लेकर आरव की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि आरव को मेरी वजह से बदनामी झेलनी पड़े। योगिता ने बेहद इमोशनल होते हुए कहा, लेकिन तुम इस बच्चे को लेकर कहाँ जाओगी योगिता? वसुंधरा ने सवाल किया। कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। इतना कहकर योगिता ने अपना सूटकेस हाथ में लिया और वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। रुक जाओ योगिता, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी योगिता ने अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि वहां पर आरव की आवाज गूंज उठी और योगिता के कदम थम गए। क्या आरव अब योगिता से शादी करने के लिए है तैयार? और क्या अब रागिनी को कहना होगा आरव को अलविदा?